दोस्तों, भारत सरकार ने आज नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा की है। मैं मानता हूं कि तीनों ही चॉइसेस, तीनों ही नाम एकदम सही हैं और तीनों ही भारत रत्न डिज़र्व करते हैं। लेकिन इन तीनों के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं और कुछ हट के बात कर लेते हैं। अगर हम शुरुआत करें चौधरी चरण सिंह से, तो जाहिर सी बात है कि इसमें एक पॉलिटिकल एंगल भी है। आपने देखा कि जयंत चौधरी की भारतीय जनता पार्टी से डील तकरीबन फाइनल हो चुकी है। उनको 2 लोकसभा सीटें और 1 राज्यसभा सीट दी जा रही है और जयंत चौधरी को भाजपा बहुत समय से अपने पाले में लाना चाह रही थी, वेस्टर्न यूपी यानी कि जाट लैंड के लिहाज से। और ऐसे में जब वो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की घोषणा कर देते हैं तो जाहिर सी बात है कि जाटों में एक खुशी की लहर दौड़ गई और ये पूरा इलाका वेस्टर्न यूपी से लेके राजस्थान से लेके हरियाणा के कुछ हिस्सों से लेकर पूरा प्रभावित होता है। तो इसमें 2024 के लोकसभा चुनाव के नज़रिए से डेफिनेटली राजनीति छुपी है। पर क्या ये सिर्फ राजनीतिक फ़ैसला है? आप चौधरी चरण सिंह को देखें, वैसे तो भारत में तकरीबन सारे गांधी जी से लेके नरेंद्र मोदी तक ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जिसने किसानों की बात ना की हो, जो अपने आप को किसानों का शुभचिंतक ना बताता हो। पर मेरी नज़र में इकलौता जो सच में किसान नेता भारत की राजनीति में शीर्ष पद तक पहुंचा, वो चौधरी चरण सिंह थे। वो सही मायने में किसान थे और उन्होंने किसानों के कष्ट को समझा। उन्होंने बहुत लिखा है इस पे। ये एक दुर्भाग्य है कि चौधरी चरण सिंह का लिखा हुआ अब जल्दी नज़र नहीं आता और मुझे लगता है कि भारत रत्न ठीक है, पर चौधरी साहब ने जो किताबें लिखी हैं, जो लेख लिखे हैं, उनका भी प्रॉपर प्रचार प्रसार होना चाहिए। चौधरी साहब वो आदमी थे जो 1952 में वो एग्रीकल्चर और रेवेन्यू मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश में। तब उन्होंने 2 बड़े काम किए। एक तो लैंड सीलिंग एक्ट लाए और जिसमें ज़मींदारों से ज़मीन छीन कर गरीबों को दी गई, लैंडलेस यानी कि उन लोगों को दी गई, भूमिहीन लोगों को दी गई। और ऐसे में मैं कहूँगा कि ज़मींदारों को उकसावे पे उस ज़माने में पटवारी पद हुआ करता था, जो आज लेखपाल के पद से मिलता जुलता है। 27,000 पटवारी हड़ताल पर चले गए और चौधरी चरण सिंह ने रेवेन्यू मिनिस्टर रहते हुए पूरे 27,000 पटवारियों का एक दिन में इस्तीफ़ा स्वीकार करके उन्हें बर्खास्त कर दिया। ये अभूतपूर्व है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ना पहले ना बाद में, कि एक ही दिन में एक ही कलम की एक स्ट्रोक से 27,000 सरकारी परमानेंट नौकर बर्खास्त हो गए। और उस समय पटवारियों का बड़ा आतंक हुआ करता था। लैंड रिकॉर्ड्स में ये अपने हिसाब से बनाते थे, बिगाड़ते थे और ज़ाहिर तौर पे माना जाता है कि जब आप सरकारी नौकरों को ऐसे हटाएंगे तो समाज में नाराज़गी आती है। लेकिन चौधरी चरण सिंह के इस कदम ने उनको उत्तर प्रदेश में बहुत पॉपुलर, बहुत लोकप्रिय बना दिया। उन्होंने नए सिरे से भर्तियां की और इस भर्ती की खास बात ये थी कि इसमें उन्होंने 18% दलितों को आरक्षण भी दिया था। चौधरी साहब लैंड के सब डिवीज़न की बात भी करते थे। अब देखिए, ये एक ऐसा मसला है जो सामने आ रहा है लगातार, जहाँ पे आप देखते हैं कि किसी शख्स के पास 50 बीघा ज़मीन होती है और 2 पुश्तों के अंदर, मतलब उसके पोते तक तक बात ये हो जाती है कि एक आदमी के पास 2-2, 2.5 बीघा ज़मीन बचती है, क्योंकि ज़मीन का बंटवारा होता चला जाता है हर पुश्त के साथ, जिसको सब डिवीज़न कहते हैं। तो चौधरी साहब ने इस बात को सबसे पहले समझा था और उन्होंने कहा था कि ज़मीन का बंटवारा एक ख़ास सीमा के बाद नहीं होना चाहिए और सरकार को इसमें नियम बनाना चाहिए कि होने ही ना दे। चौधरी साहब की बात नहीं सुनी गई, नहीं मानी गई और आज आप देख रहे हैं कि ज़मीन बंटवारे के चलते इतनी छोटी छोटी हो गई लोगों के पास कि लोग खेती छोड़कर शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। वहाँ टेम्पो चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, गार्ड बन रहे हैं, छोटे छोटे काम कर रहे हैं। लेकिन गाँवों से पलायन बहुत तेज़ हो गया है, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में और ख़ास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में। तो ये तो थी चौधरी साहब की बात। अब हम बात करते हैं स्वामीनाथन की। मैं सबसे बाद में नरसिम्हा राव के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि इस देश में अगर सबसे ज़्यादा अवार्ड के सबसे योग्य कोई था तो वो पीवी नरसिम्हा राव थे।
लेकिन पहले हम स्वामीनाथन की बात करते हैं। स्वामीनाथन इस देश में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। हमारा एक समय ऐसा आया था जब हमारे देश में खाद्यान्न की कमी पड़ गई थी, अनाज की कमी पड़ गई थी। ये वो समय था जब लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए लोगों से अपील की थी कि वो 1 जून का खाना छोड़ दें। और बुज़ुर्ग बताते हैं कि देश में बड़ी मात्रा में लोगों ने ऐसा किया था। 1 जून लोगों के यहाँ चूल्हे जलने बंद हो गए थे। ऑफ कोर्स शास्त्री जी ने खुद ऐसा किया था और उनके चलते देश में लोगों को 1 जून उपवास रखना पड़ा, या उन्होंने खुशी खुशी रखा, क्योंकि हमारे देश में अन्न की कमी हो गई थी। ये वो समय था जब अमेरिका से हमने खाद्यान्न इंपोर्ट किया था, मंगाया था, और हमें वो अनाज मिला था, वो गेहूं मिला था जो अमेरिका में जानवरों को चारे में खिलाया जाता था। वो किस्सा हम आज तक याद करते हैं। तो ऐसे में स्वामीनाथन आते हैं जो कि एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होते हैं, और वो मॉडिफाइड जो सीड्स होते हैं इनको लेके आते हैं, और जिससे एकदम से पैदावार कई गुनी हो जाती है। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, जिन्हें कहना चाहिए कि आनुवांशिक रूप से संशोधित जो बीज थे, जो जिन्होंने हमारी पैदावार को कई गुना कर दिया, और फिर हमने देखा कि हम सरप्लस अनाज उगाने लगे। हमारे पास इतना अनाज हो गया कि हम दूसरे देशों को बेचने लगे। हम आज भी बेचते हैं। और अब हम फाइनली आते हैं नरसिम्हा राव पर। आप देखें, नरसिम्हा राव को जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो कभी नहीं मिला। इसका कारण है कि वो पहले एक ऐसे शख्स थे जो कांग्रेस में रहते हुए और गांधी परिवार से ना आते हुए प्रधानमंत्री हुए। जैसा कि हम जानते हैं कि कांग्रेस में सिर्फ गांधी परिवार के लोग प्रधानमंत्री बनते थे। पहले नेहरू जी बने, फिर इंदिरा, फिर राजीव। तो जब राजीव की हत्या हो जाती है तो आपने देखा कि नरसिम्हा राव ने एक अल्पमत की सरकार 5 साल तक चलाई, और सिर्फ चलाई नहीं साहब, क्या खूब चलाई। आप इस तरह समझें कि 1991 में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। उसके 1 साल पहले 1990 में हम तकरीबन दिवालिया हो चले थे। ये हाल हो गया था हमारा कि हमको अपने देश का सोना गिरवी रखना पड़ा था। तब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे। नरसिम्हा राव वो शख्स थे जिन्होंने इस बात को समझा कि जवाहरलाल नेहरू ने जो सोशलिज्म, जो समाजवाद की नींव डाली थी, वो आगे पीछे दिवालियेपन की तरफ ही जाती है। आपने देखा कि इतने ढेर सारे मुल्क हैं जो समाजवाद के रास्ते पे चलते चलते दिवालिया हो गए, और नरसिम्हा राव ने यहीं से हमारी जो इकॉनमी थी, जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, उसका यू टर्न लिया और इसको पूरी तरह से कैपिटलिस्ट इकॉनमी की तरफ ले गए। और आज 1991 से धीरे धीरे 33 साल हो गए, 2024 आ गया। कितने प्रधानमंत्री इस बीच आए। नरसिम्हा राव के बाद आप देखें गुजराल आए, देवगौड़ा आए, अटल बिहारी आए, मनमोहन सिंह आए, नरेंद्र मोदी आए, पर ये इन सब ने कुछ ना कुछ समाजवादी काम किया, समाजवादी योजनाएं चलाईं। आप अभी नरेंद्र मोदी को देख लें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी समाजवादी योजनाएं चला रखी हैं, फ्री के टॉयलेट, फ्री के घर, मुफ्त का अनाज वगैरह वगैरह। लेकिन जो पूंजीवाद की तरफ इस देश की अर्थव्यवस्था को नरसिम्हा राव ने 1991 से 1996 के बीच में मोड़ा, उसको आज तक ना कोई रोक पाया और ना कोई रोकना चाहता है। क्योंकि आपने देखा कि 1990 में एक दिवालिया मुल्क से उठकर आज 2024 में 33 साल में हम देश की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हैं। नरसिम्हा राव को क्रेडिट ना मिलने का एक कारण था, नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने तो सोनिया गांधी की मर्ज़ी से बने थे। उस समय नरसिम्हा राव अपना बोरिया बिस्तर पैक करके वापस जा रहे थे आंध्र प्रदेश, जहाँ के वो रहने वाले हैं, और वो मान के चल रहे थे कि साहब हमारी राजनीति ख़त्म हुई। लेकिन सोनिया गांधी को कोई एक ऐसा शख्स चाहिए था जो उनके इशारों पर नाच सके, तो सोनिया ने उनको प्रधानमंत्री बनाया। कुछ समय तक दोनों के बीच के रिश्ते अच्छे चले। महीने में 2 बार नरसिम्हा राव सोनिया से मिलने जाते थे, लेकिन सोनिया के व्यवहार ने कहीं ना कहीं नरसिम्हा राव को व्यथित कर दिया। जैसा कि एक बार नरसिम्हा राव ने कहा कि एक नेता के रूप में, नरसिम्हा राव के रूप में, मैं सोनिया की व्यवहार को बर्दाश्त करने को तैयार हूँ, पर मुझे लगता है भारत के प्रधानमंत्री को अपमानित करने का सोनिया गांधी को कोई हक नहीं है। जाहिर सी बात है सोनिया से नाराज़ हो गई, और ये नाराज़गी कुछ इस कदर बढ़ी कि जब नरसिम्हा राव की बाद में मृत्यु होती है तो आपने देखा कि उनके शव को कांग्रेस हेडक्वार्टर जब ले जाया जाता है तो कांग्रेस हेडक्वार्टर के सोनिया गांधी ने गेट्स नहीं खुलने दिए, और वहीं सड़क पे उनका शव इंतज़ार करता रहा, बल्कि दिल्ली में उनको दाह संस्कार की अनुमति नहीं मिली, और उनके शव को फाइनली हैदराबाद ले जाके उसका दाह संस्कार किया गया। तो ये कांग्रेस पार्टी का एक कल्चर रहा है जहाँ पे उन्होंने अपने ही इतने महान नेता के साथ ये काम किया।
बाद में आपने देखा कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं और आज भी कांग्रेस उनका गुणगान करती है, क्योंकि वो हमेशा सोनिया के इशारों पे नाचे। उस ज़माने में सोनिया ने एक कमेटी बना के प्रधानमंत्री को उस कमेटी की तरफ जवाबदेह कर दिया था। और अभी भी आप देखते हैं कि मनमोहन सिंह सोनिया के कहने पे व्हील चेयर पर बैठ के संसद में वोट डालने आ जाते हैं। तो मनमोहन सिंह को क्रेडिट दिया जाता है, पर क्या मनमोहन सिंह इस क्रेडिट के लायक हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। मनमोहन सिंह 1969 में, ये पहली बार ललित नारायण मिश्रा थे, उन्होंने एडवाइज़र इनको अपॉइंट किया था मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड में। 1972 में ये फिर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हो गए थे फाइनेंस मिनिस्ट्री में। 1976 में फाइनेंस मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी हो गए थे। 80 से 82 के बीच में ये प्लानिंग कमीशन में थे। 82 से 85 के बीच में ये आरबीआई के गवर्नर, रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। उसके बाद ये 85 से 87 तक ये प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन रहे। आप जानते हैं प्लानिंग कमीशन का डिप्टी चेयरमैन उस समय प्रधानमंत्री होता था, यानी डिप्टी चेयरमैन सबसे इंपॉर्टेंट होता था। और फाइनली 90 में ये प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के एडवाइज़र हो गए। बाद में 91 में ये यूजीसी के चेयरमैन भी रहे। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये कि 1969 से लेकर 1990 तक देखें, भारत की जो भी फाइनेंस, जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, जो हमारी वित्तीय नीति थी, वो सब की सब मनमोहन सिंह ने बनाई थी। और इनकी नीतियों पर चलते चलते ये देश दिवालिया हो गया। बल्कि 1991 में जब इनको अपना फाइनेंस मिनिस्टर बनाया नरसिम्हा राव ने, और पहला बजट ये लेकर नरसिम्हा राव के पास पहुंचे, तो नरसिम्हा राव बहुत नाराज़ हुए, क्योंकि मनमोहन सिंह को आदत थी जो कांग्रेस की गवर्नमेंट में वो बजट्स बनाते चले आ रहे थे 1969 से, वैसे ही वो बना के ले गए। नरसिम्हा राव ने कहा कि अगर यही बजट बनना था तो मैं आपको क्यों लेकर आया, जाइए इसको बदलिए और इस समाजवादी बजट को खारिज करके इसे पूंजीवादी स्वरूप दीजिए। उसके बाद जो बजट बना उसने इतिहास रच दिया। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इस देश की इकॉनमी को आप देखें कि 20 सालों में 1969 से लेकर 1989-90 तक एकदम दिवालियेपन की कगार पर ले आए थे सरदार मनमोहन सिंह। 1991 में नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री रहते हुए इस देश की इकॉनमी को दोबारा जीवित किया, जिसका क्रेडिट उनको कभी नहीं मिला। वो अलग बात है कि इसका क्रेडिट आज कांग्रेस मनमोहन सिंह को देती है। मैं मानता हूँ कि आज हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जितना भी खुशहाल हैं, जितना भी संपन्न हैं, जितना भी अपने आप को विश्व गुरु बताएं, 5वें नंबर की इकॉनमी बताएं, इन सब की नींव पीवी नरसिम्हा राव ने डाली थी। और मैं मानता हूँ कि भारत रत्न के लिए उनका चुनाव सबसे उपयुक्त था।